एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टॉपिक फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। ये टॉपिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, साइकोलॉजी सबके लिए एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी है और रियल लाइफ में भी ये डीपली कनेक्टेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रस्ट्रेशन से। फ्रस्ट्रेशन क्या है? फ्रस्ट्रेशंस कम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड फ्रस्टा मीन्स ऑब्स्ट्रक्ट। मतलब फ्रस्ट्रेशन का मीनिंग होता है जब हम किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं लेकिन कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है। सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं जब चाहते कुछ है और मिलता कुछ है, जिसका नतीजा होता है फ्रस्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नाइट ड्यूटी के बाद रेस्ट प्लान कर रहे हैं लेकिन सडनली एक्स्ट्रा नाइट ड्यूटी लग जाए तो इट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। Frustration is a feeling of anger or disappointment when something blocks you from reaching your goal. इसको छोटे से ग्राफिकल पैटर्न में समझ सकते हैं। हमारे कुछ मोटिव हैं। अगर उन मोटिव को फुलफिल करने के लिए कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, तो हमारे गोल अनफुलफिल्ड रह जाएंगे, जिसकी वजह से होगा फ्रस्ट्रेशन। तो फ्रस्ट्रेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फ्रस्ट्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन इज अ फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फैक्शन दैट अराइजेस फ्रॉम एन इंडिविजुअल्स इनएबिलिटी टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। मतलब फ्रस्ट्रेशन वो डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग है जो उठती है जब हम किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव नहीं कर पाते। It's often described as irritable distress occurring when a wish or a motive collided with an unyielding reality। मतलब ये ऐसा डिस्ट्रेस है जो हमारे मोटिव पूरे ना होने की वजह से या फिर कोई रियलिटी अनयील्ड हो, मतलब हमें मिले ना, तब ओरिजिनेट होते हैं। When a person progress towards a goal is blocked, it result in state of tension and emotional imbalance। फ्रस्ट्रेशन एक फीलिंग है डिससेटिस्फैक्शन और इरिटेशन जो जब तब होती है जब हमारे गोल ब्लॉक हो जाते हैं या रियलिटी हमारी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करती। इस सिचुएशन में मेंटल टेंशन और इमोशनल इम्बैलेंस डेवलप हो जाता है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं sources of frustration की। Basically, source of frustration, there are mainly four major sources of frustration। Number one is environmental frustration, जिसमें आते हैं stem from unfavorable surrounding in the workplace और home। मतलब environmental frustration में वो sources आते हैं जो हमारे वर्क प्लेस या हमारे घर से जुड़े हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल, जब इन्वायरमेंट सपोर्ट नहीं करता तो लीड्स टू इन्वायरमेंटल, दीज आर इन्वायरमेंटल फ्रस्ट्रेशंस। फॉर एग्जाम्पल, स्टाफ शॉर्टेज, एक्सेस वर्कलोड, पुअर फैसिलिटी इन हॉस्पिटल, मतलब स्टाफ की कमी है या काम ज्यादा होना या फैसिलिटी कंप्लीट फैसिलिटी प्रोवाइडेड नहीं होना हॉस्पिटल में। नेक्स्ट कम पर्सनल फ्रस्ट्रेशन, दीज रिजल्ट फ्रॉम एन इंडिविजुअल्स ओन बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल लिमिटेशन दैट प्रिवेंट देम फ्रॉम फुलफिलिंग देयर एक्सपेक्टेशन। मतलब जब अपनी लिमिटेशंस वजह बन जाती हैं किसी फ्रस्ट्रेशन की, तो वो पर्सनल फ्रस्ट्रेशन कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होना या कोई हेल्थ इश्यूज की वजह से कोई काम या मोटिव या गोल फुलफिल ना कर पाना या कुछ स्किल्स की कमी या स्किल गैप भी बोल सकते हैं वो होना, उसकी वजह से अगर हम कोई गोल अचीव नहीं कर पाते, इट लीड्स टू personal frustration। Then comes conflicting frustration, it arises from conflict between individual, वर्कर और ओनर दैट क्रिएट साइकोलॉजिकल प्रेशर। मतलब जब लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है उसे कॉन्फ्लिक्टिंग फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। जैसे समटाइम नर्सेज और डॉक्टर्स के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक लड़ाई जैसी सिचुएशन बन जाए, उसको कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग फ्रस्ट्रेशन। कई बार सीनियर जूनियर के बीच में भी ऐसा कॉन्फ्लिक्टिंग एनवायरनमेंट बन जाता है। Next come motivational conflicts. It occur when multiple motive compete, causing internal tension and reducing the delivery of work। मतलब जब एक से ज्यादा डिजायर क्लैश हो जाती हैं, ठीक है, तब ये मोटिवेशनल कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है या मोटिवेशनल फ्रस्ट्रेशन अराइव हो सकती है। जैसे कैरियर ग्रोथ या फैमिली में टाइम। नाउ कम्स specialize now we will discuss about specialized type of frustrations। कुछ हम
स्पेशल टाइप की फ्रस्ट्रेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसे फ्रस्ट्रेशन ऑफ फंक्शन, कोई काम कर ना कर पाने की फ्रस्ट्रेशन, जैसे कि जॉब सेटिस्फेक्शन, लैक ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन। देन कम्स फ्रस्ट्रेशन ऑफ कन्विक्शन, इसमें आएगा इट अकर्स व्हेन वंस प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स आर हायर देन द एनवायरमेंटल अलाउ, मतलब हमारे थ्योरी और प्रैक्टिकल गैप्स, it leads to frustration of conviction. Then frustration of ambition, when actual achievements lag significantly behind the individual abilities, मतलब जो हम expect कर रहे हैं वो हमारी ability से ज़्यादा हो, then it comes frustration of ambition. Next come frustration of response, मतलब feeling that superior are unjust or unfair in their evaluation, मतलब यहाँ पर जब कोई हमें इवैल्यूएट कर रहा है और हमें ये फीलिंग आती है कि द पर्सन हु इवैल्यूएट अस इज अनफेयर और अनजस्ट टू अस, देन द फ्रस्ट्रेशन कम्स इज फ्रस्ट्रेशन ऑफ रिस्पॉन्स। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल साइंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन के कई साइन एंड सिम्टम्स हमारे में दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इमोशनल रिस्पॉन्सेस, ये क्या होते हैं? इसमें हमें गुस्सा आता है, हम दुखी हो जाते हैं और कई बार एंजाइटी अपीयर होती है, मीन्स लूजिंग टेम्पर, फीलिंग सैड और एक्सपीरियंसिंग हाई एंजाइटी। नेक्स्ट कम बिहेवियरल चेंजेस। व्हाट बिहेवियरल चेंजेस वी एक्सपीरियंस व्हेन वी फ्रस्ट्रेट? वी फील लाइक लैकिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड विड्रॉइंग फ्रॉम टास्क, मतलब काम से हम विड्रॉ कर जाते हैं, कई बार काम नहीं कंप्लीट करते, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। देन फिजिकल साइन कम्स एट ट्रबल इन स्लीपिंग, नींद नहीं आती, स्टार्विंग, भूख नहीं लगती, खाली पेट रहते, भूखे पेट रहते हैं, इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स, एपेटाइट चेंज हो जाने की वजह से, इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से हमारा एपेटाइट चेंज हो जाता है और हम खाना अच्छे से नहीं खा पाते। ठीक है। नेक्स्ट कम माल एडेप्टिव कोपिंग साइंस विच आर टर्निंग टू ड्रग्स और एल्कोहल टू नम द डिस्ट्रेस, मतलब कई बार इन फ्रस्ट्रेशन की वजह से हम कुछ माल एडेप्टिव कोपिंग स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं, जैसे कि एडिक्शंस में पड़ जाना, शराब पीने लग जाना, एक्सेस स्मोकिंग करने लग जाना या एक्सेस ओवर ईटिंग करने लग जाना। नेक्स्ट कम्स मेजर्स टू ओवरकम फ्रस्ट्रेशन। ये कुछ तरीके लिखे हुए हैं जिससे हम फ्रस्ट्रेशन को ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहला है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, मतलब आइडेंटिफाई द रूट कॉज एंड फाइंड द रैशनल सॉल्यूशन, मतलब रूट कॉज को आइडेंटिफाई करो और सॉल्यूशन ढूंढो। सबसे पहली अप्रोच आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है बाय आइडेंटिफाइंग द रूट कॉज, कारण को आइडेंटिफाई करके सॉल्यूशन ढूंढना। जैसे एग्जांपल, कई बार हम लेट ड्यूटी पे आते हैं तो हमें फ्रस्ट्रेशन होती है, तो उस लेट ड्यूटी से बचने के लिए, उस लेट ड्यूटी जो कारण है उसके लिए हम अपने आप को टाइम मैनेज कर सकते हैं ताकि अगली बार हम सही समय पर पहुंच सके। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग में क्या करते हैं? चेंज द नेगेटिव थॉट पैटर्न एंड डेवलप अ पॉजिटिव आउटलुक, मतलब नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, कई बार हम ये बोलते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा या मैं नहीं कर सकता, दिस लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। तो यहाँ पर हमें इस नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग में कन्वर्ट करना है बाय कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। इसमें हम ऐसा कह सकते हैं, मैं ट्राई कर सकता हूँ और मैं कंप्लीट कर सकता हूँ किसी भी टास्क को, या मैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। नेक्स्ट कम टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं? वी कैन प्रायोरिटाइज द टास्क इफेक्टिवली टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड अवॉइड प्रोकास्टिनेशन, मतलब हम टाइम मैनेजमेंट करके टास्क को प्रायोरिटी वाइज प्लान कर सकते हैं, जिससे हम किसी भी काम को सही समय पे पूरा करेंगे, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। देन कम्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इन दिस एक्सप्रेस कंसर्न एंड क्लैरिफाई द मिसअंडरस्टैंडिंग। समटाइम कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या कम्युनिकेशन गैप की वजह से फ्रस्ट्रेशन होती है, तो इसमें हम अपने कंसर्न्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं और जहां पर कम्युनिकेशन गैप है उसको फुलफिल करके मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को क्लियरली एक्सप्रेस करके। देन कम्स इमोशनल रेगुलेशन। इन दिस प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स, डीप ब्रीदिंग एंड माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस। कई बार हम अपने कुछ इमोशनल रिस्पॉन्सेस अपनाकर, जैसे कि रिलैक्सेशन टेक्निक, डीप ब्रीदिंग, माइंडफुलनेस ट्रेनिंग जिसमें भी वॉच ऑन आवर ब्रेथ, ये सब तरीके अपनाकर फ्रस्ट्रेशन को ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट कम सीकिंग सपोर्ट, मतलब अ, हम दूसरों से सलाह ले सकते हैं
उनसे बात कर सकते हैं अपनी फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए। इसमें हम अपने मेंटर से बात कर सकते हैं, काउंसलर से बात कर सकते हैं या उन ट्रस्टेड इंडिविजुअल्स के पास जाकर गाइडेंस ले सकते हैं। नेक्स्ट कम अडेप्टिंग फ्लेक्सिबिलिटी मतलब एक्सेप्ट द चेंजेस, बी विलिंग टू मॉडिफाई गोल व्हेन नेसेसरी। कई बार कुछ स्किल्स की कमी की वजह से या कुछ कारणों की वजह से हम उस गोल को अचीव नहीं कर पाते। तो अगर हम अपनी क्षमता को एक्सेप्ट करते हैं और उन गोल्स को थोड़ा फ्लेक्सिबल करते हैं तो कई बार इन फ्रस्ट्रेशंस को हम ओवरकम कर सकते हैं। मतलब गोल्स की सिचुएशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके हम फ्रस्ट्रेशंस को ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट कम सेल्फ केयर एंड हेल्दी लाइफस्टाइल्स। इट ये दीज मेथड सेल्फ केयर एक्टिविटीज एंड हेल्दी लाइफस्टाइल्स हेल्प टू इंश्योर प्रॉपर स्लीप, एक्सरसाइज एंड डाइट फॉर मेंटल वेलबींग। मतलब कुछ ऐसे तरीके अपनाकर, सेल्फ केयर एक्टिविटीज अपनाकर, जैसे कि प्रॉपर स्लीपिंग, 8 to 10 आवर स्लीप, एक्सरसाइज, अपने मेंटल वेलबींग को मेंटेन करके भी हम फ्रस्ट्रेशन को ओवरकम कर सकते हैं। नाउ कम्स अगला आता है टीचर्स रोल इन डिक्रीजिंग फ्रस्ट्रेशन अमंग स्टूडेंट। नाउ टीचर्स क्या कर सकती हैं फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए स्टूडेंट्स में? वी कैन बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप, दैट इज वी कैन फोस्टर अ सपोर्टिव ट्रस्टिंग टीचर स्टूडेंट बॉन्ड विच लीड्स टू डिक्रीज इन फ्रस्ट्रेशन। मतलब हम स्टूडेंट टीचर का बॉन्ड और रिलेशनशिप इतना बिल्ड कर सकते हैं कि अगर स्टूडेंट को कोई फ्रस्ट्रेशन होती है तो वह आके हमसे डिस्कस कर सकता है, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकता है। इससे एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप होता है और इससे स्टूडेंट्स में फ्रस्ट्रेशन रिड्यूस हो सकती है। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग लर्निंग एड्स मतलब कुछ ऐसे रिसोर्सेज रेफर करके जिससे स्टूडेंट आसानी से पढ़ सकें, कुछ ऐसे विजुअल, ऑडिटरी या इंटरेक्टिव टूल्स प्रोवाइड करके जिससे उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके। इस तरीके से हम स्टूडेंट्स की फ्रस्ट्रेशन को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यूज पोलाइट कम्युनिकेशन मतलब while speaking to the children's we can calm ourselves, we speak calmly, avoid yelling and scolding. It leads to decrease in frustration in students. Next is promote emotional awareness means we can teach student to describe their feeling calmly. हम बच्चों को, स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं कि कैसे वो अपनी फीलिंग्स को शांति से हमारे तक पहुंचा सकते हैं। देन नेक्स्ट गाइड प्रॉब्लम सॉल्विंग techniques, encourage brainstorming for possible solution. We can guide various methods like brainstorming to the students so that it will encourage, these methods encourage them to express their feelings, express their emotions and reach up to the solution of that problem. नाउ नेक्स्ट इज टीचिंग प्रायोरिटाइजेशन। हम स्टूडेंट को सिखा सकते हैं कि वह कैसे अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज करके इन फ्रस्ट्रेशंस को अवॉइड कर सकते हैं। वी कैन हेल्प स्टूडेंट टू असेस वेदर एन इशू नीड्स एन एक्शन और वी कैन लेट इट गो। नेक्स्ट इज सेट अचीवेबल गोल्स। हम स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हैं कि वो जब भी कोई गोल बनाए इट शुड बी अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड अटेनेबल, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो हम इसको समराइज कर सकते हैं। टीचर्स क्या कर सकते हैं बच्चों की, स्टूडेंट्स की फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए? पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप बनाकर, काम कम्युनिकेशन करके, स्टूडेंट को एक्सप्रेस करने के चांस देकर, उनको अचीवेबल गोल सेट करवाकर, उनको हेल्प करके कि वो अचीवेबल गोल्स को ही सेट करे। इससे स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो रिलैक्स फील करते हैं। अब अगला हम बात करते हैं डीलिंग विद फ्रस्ट्रेशन। अगर कोई फ्रस्ट्रेशन हो भी गई तो स्टूडेंट्स कैसे इन फ्रस्ट्रेशंस को डील कर सकते हैं? सबसे पहला है क्लियर कम्युनिकेशन। यूज डायरेक्ट, ओपन एंड असर्टिव कम्युनिकेशन टू प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग दैट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। सबसे पहले कम्युनिकेशन के सही मेथड को सिखाकर, ताकि वो जब भी किसी फ्रस्ट्रेशन या कोई ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हो तो वे डायरेक्ट, ओपन और असर्टिव कम्युनिकेशन करें, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी और फ्रस्ट्रेशन डिक्रीज हो सकती है या नहीं होगी। देन रियलिस्टिक गोल सेटिंग। ऐसे गोल्स सेट करके जो रियलिस्टिक हो, अचीवेबल हो। वी कैन
help the student to set achievable goal which are based on their strength and limitations to maintain motivation and focus. Next is sharing views. Matlab, we can talk to someone, the children can talk to someone who has faced the similar situation, as they have insight and they provide encouragement and support to these children. मतलब हम बच्चे who were dealing with that frustrating situation, they can talk with other people who already faced that situation, as the person who has already faced that situation help them to overcome or encourage or support them to deal with that frustrating situation. Next is problem solving strategies. मतलब analyze problem rationally, visualize solution and explore multiple alternative. हम फ्रस्ट्रेशन से कैसे डील कर सकते हैं? जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी को अपना लेंगे, हम किसी भी प्रॉब्लम को रैशनली, रीजनेबली एनालाइज करेंगे, उसके सॉल्यूशन को विजुअलाइज करेंगे और मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर करेंगे, तो हम उस गोल को आसानी से अचीव कर पाएंगे और फ्रस्ट्रेशन को रिड्यूस कर पाएंगे या डील कर पाएंगे. देन रिलैक्सेशन टेक्निक, जैसे कि हमने पहले बताया, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो फ्रस्ट्रेशन में हमें मदद करती हैं अपने आप को काम करने के लिए, जैसे कि योगा हो गई, एक्सरसाइज हो गई, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई, मेडिटेशन हो गया. ये सारी ऐसी टेक्निक हैं जो स्ट्रेस में हमें मदद करती हैं उससे डील करने में. नेक्स्ट इज जर्नल राइटिंग. मतलब राइटिंग थॉट्स इन डायरी दैट हेल्प देम टू डील विद द सिचुएशन सिस्टमेटिकली एंड फाइंड सॉल्यूशन. एक कहा जाता है, जब भी हम कभी अपनी प्रॉब्लम को लिख देते हैं तो 80% ऑफ दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. तो जनरल राइटिंग में हम पूरा दिन के जिन सिचुएशन से हमें कॉन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी हो रही है, अगर हम उन सिचुएशंस को लिखें तो काफी हद तक हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं. नेक्स्ट कम्स अगला आता है. नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इज कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट, सबसे पहले बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट है क्या. कॉन्फ्लिक्ट्स हैपन व्हेन टू और मोर ओपोजिंग आइडियाज, डिजायर और चॉइसेस क्रिएट टेंशन एंड मेक डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट. कॉन्फ्लिक्ट वो सिचुएशन है जहां दो से ज्यादा ओपोजिट आइडियाज या डिजायर या चॉइसेस हमारे अंदर टेंशन क्रिएट करते हैं या फिर हमारे लिए डिसाइड करना कि कौन सा बेटर है, डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट बनाते हैं, उसे कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं. इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फ्रस्ट्रेशन होती है, हमें कंफ्यूजन होती है और कई बार बहुत ज्यादा एंजाइटी भी होती है. एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को गूगल और फेसबुक दोनों से ही एक जॉब का ऑफर आया है. देन देयर आर many advantages of joining both the jobs. Now he is confused whether to join Facebook or whether to join Google. तो ये situation conflicting रहेगी. मतलब he like both the jobs. From इन दोनों जॉब से डिसाइड करना कि कौन सी बेटर है, कौन सी वो अपनाए, इट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट. एक और एग्जांपल से समझते हैं. डिसाइडिंग वेदर टू अटेंड अ पार्टी विद फ्रेंड और फैमिली. कई बार हमें अपने दोस्त के साथ पार्टी करनी होती है और उसी दिन ही फैमिली फंक्शन होता है. तब हम कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं कि किस पार्टी में जाएं, दोस्तों के साथ पार्टी करें या फ्रेंड के साथ पार्टी करें. तो कॉन्फ्लिक्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं. कॉन्फ्लिक्ट इज एन एक्टिव डिसएग्रीमेंट. इट इज एन एक्टिव डिसएग्रीमेंट बिटवीन पीपल विथ ओपोजिंग ओपिनियन. दो ओपिनियंस के बीच में डिसाइड न कर पाना और जिसकी वजह से अ स्टेट ऑफ टेंशन विद इन एन इंडिविजुअल दैट मेक चूजिंग बिटवीन ऑप्शंस डिफिकल्ट. तो उसके अंदर एक ऐसा टेंशन क्रिएट होता है जिसकी वजह से वो दो रास्तों में से बोल सकते हैं एक रास्ते को चुन नहीं पाता. दैट इज अ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन. सोशल कॉन्टेक्स्ट में इसे कह सकते हैं. इट इज डिफाइंड एज opposition or dispute between persons, groups और ideas. अगर social context में हम conflict बोले तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि दो लोगों के बीच में तनाव या दो ग्रुप्स के बीच में तनाव या दो आइडियाज के बीच में तनाव. While disruptive, conflict can also be a source of personal growth. हम ये तो मान रहे हैं कि conflict disruptive होते हैं, पर कई बार ये personal growth का भी कारण बनते हैं. क्योंकि
इन कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में इंसान अपने आप को आसानी से या प्रोडक्टिवली मैनेज कर सकता है। तो हम कॉन्फ्लिक्ट क्या कह सकते हैं? कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब 2 या ज़्यादा चॉइसेस हों, ठीक है? या 2 ऑपोज़िट आइडियाज़ हों, जिनके बीच में डिसीजन मेकिंग करना डिफ़िकल्ट बन जाता है। जैसे हमने बात कर ली, 2 जॉब ऑफ़र्स हैं जो कि इक्विवेलेंट ही गुड हैं, या फैमिली या फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जाना, उन दोनों सिचुएशन में से डिसाइड करना कहाँ जाना है, ठीक है? तो और क्या बोला हमने? कॉन्फ्लिक्ट एक स्टेट ऑफ टेंशन है 2 लोगों के बीच में, 2 सिचुएशंस के बीच में। अगर प्रॉपर्ली हैंडल करें तो कॉन्फ्लिक्ट ग्रोथ का सोर्स भी बन सकता है, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं, हम बात करते हैं अ टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। टाइप्स ऑफ 4 टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली 4 टाइप के हमने डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है। सबसे पहला है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। इसके नाम से ही पता चल रहा है 2 अप्रोचेस हैं, इक्विवेलेंट गुड हैं। चूजिंग बिटवीन 2 इक्विवेलेंट अपीलिंग गोल्स। एग्जाम्पल, बीइंग एक्सेप्टेड इनटू 2 ग्रेजुएट प्रोग्राम, मतलब मेरा बैचलर ऑफ नर्सिंग में भी हो गया है और बैचलर ऑफ साइंस में भी हो गया है। हाँ, तो दोनों ही या फिर बैचलर ऑफ टेक्निकल कोर्सेज में भी हो गया है, बीएमएलटी। बोथ आर टेक्निकल कोर्सेज, स्किल प्रोफेशनल कोर्सेज, दोनों ही गुड हैं। देन आई एम डिफिकल्ट, इट इज बिकम डिफिकल्ट टू डिसाइड विच कोर्स टू ज्वाइन। 2 अच्छे ऑप्शंस के बीच में अगर हमें चॉइस करनी हो, मुश्किल हो, तो ये एक एग्जांपल है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट का। या फिर हम बोल सकते हैं 2 हॉस्पिटल, जैसे कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों में से ऑफर आ गया ज्वाइन करने का, तो डिसाइडेड कहाँ करूँ, सेंट्रल में करूँ या स्टेट गवर्नमेंट में ज्वाइन करूँ। या अगला बात करते हैं अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, मतलब 2 सिचुएशंस है जिन दोनों को हम अवॉइड करना चाहते हैं। अब चूज करना कि कौन सी कम बुरी है, सो दैट आई कैन चूज इट। तो अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट में कह सकते हैं चूजिंग बिटवीन 2 इक्वली अनडिजायरेबल ऑप्शंस। जैसे कि होमवर्क, मम्मी ने बोला है होमवर्क करो, नहीं तो घर का काम करो, तो दोनों ही अनडिजायरेबल सिचुएशन है, ना मुझे घर का काम करना है, ना मुझे होमवर्क करना है, बट नाउ आई हैव टू डिसाइड विच इज बेटर बिटवीन द टू। तो दी सिचुएशन अराइजेस कॉन्फ्लिक्ट, जहां पर हमें दोनों को ही अवॉइड करने की मन कर रहा है। नेक्स्ट इज अप्रोच, मतलब 2, और अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट को ही बोल सकते हैं 2 बुरे ऑप्शंस के बीच में किसी एक चीज को चॉइस करना। एक्स्ट्रा ड्यूटी या सैलरी कट, दोनों ही बुरे हैं। अगर एक्स्ट्रा ड्यूटी करे तो भी मेहनत लगेगी, सैलरी कट होगी तो भी बुरा लगेगा। नेक्स्ट इज अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब एक ही चीज के प्रोज और कॉन्स दोनों, मतलब कोई एक चीज है जिसके बहुत सारे प्रोज हैं, बहुत सारे कॉन्स भी है, मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, तो हमें उन दोनों को देखकर उस चीज को अप्रोच करना है या अपनाना है। इट मींस अ सिंगल गोल दैट हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्जांपल, शादी का लड्डू खाए भी पछताए भी, ठीक है? मैरिज ऑफर कंपेनियनशिप बट रिक्वायर लॉस ऑफ सम इंडिपेंडेंस। शादी की वजह से कंपेनियनशिप तो मिलती है, बट उसकी वजह से हमारी कुछ हद तक इंडिपेंडेंस लूज हो जाती है। या फिर एक और ऑप्शन से एग्जांपल से समझ सकते हैं, प्रमोशन, स्टेटस तो मिलेगा पर वर्कलोड भी बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस, मतलब वेइंग द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सेवरल सिचुएशन दैट ईच हैव गुड एंड बैड एलिमेंट्स। मल्टीपल अप्रोच एंड अवॉइडेंस, मतलब बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिनकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को मेजर करना है, मतलब फाइंड आउट करना है, और फिर उनमें से अपने लिए बेटर चीज को चुनना है, दैट इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट। तो इस एग्जांपल से समझते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस, सब में कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उनके बीच में से किसी एक चीज को चूज करना है। नेक्स्ट कम्स नेक्स्ट कम्स कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटजीज। ये हम सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग में भी सीखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट अगर हो जाए तो कैसे हम उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। बीइंग अ नर्स, हमें कैसे उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है अवॉइड करो, मतलब स्टेपिंग अवे फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट एंटायरली। कोशिश करो वो कॉन्फ्लिक्ट हो ही ना, या फिर आप उस सिचुएशंस को दूर कर दो या आप खुद दूर हो जाओ। दैट इज अवॉइडिंग, कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना। नेक्स्ट इज डिफीटिंग, यूजिंग पावर और फोर्स टू विन द आर्ग्यूमेंट, मतलब
पावर लगाकर, दम लगाकर उस आर्ग्यूमेंट को, उस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को विन कर जाना या उस सिचुएशन को हरा देना या खुद जीत जाना, उसको बोल सकते हैं डिफीटिंग। नेक्स्ट इज कॉम्प्रोमाइजिंग, फोर्स यूज करके हेल्दी तरीके से। नेक्स्ट इज कॉम्प्रोमाइजिंग। कॉम्प्रोमाइजिंग इज बोथ पार्टीज गिव अप समथिंग टू रीच अ मिडल ग्राउंड, मतलब दो लोगों जिनके बीच में, दो सिचुएशन जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, वो कॉम्प्रोमाइज कर ले, किसी मिडल मिडल चीज को, मिडल ग्राउंड को अपना ले। मतलब थोड़ा उनका मान ली जाए, थोड़ा हमारी बात, तो थोड़ा थोड़ा सैक्रिफाइस, थोड़ी थोड़ी बात मान ले। नेक्स्ट इज अकोमोडेटिंग, मतलब दूसरों को प्रायोरिटी देना। पुटिंग द अदर पर्सन नीड्स अबव वंस ओन, मतलब दो सिचुएशंस या दो लोगों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो अपनी नीड्स को कम करना और उनकी नीड्स को प्रायोरिटी देना, दूसरों को प्रायोरिटी देना। देन इज कोलैबोरेटिंग। कोलैबोरेटिंग मतलब विन विन सॉल्यूशन, वर्किंग टुगेदर टू फाइंड अ सॉल्यूशन दैट सेटिस्फाई एवरीवन, मतलब ऐसे सॉल्यूशन पे पहुंचना जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे। ओके, नेक्स्ट इज हम आते हैं रोल ऑफ नर्सेस इन मैनेजमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहला आता है असेस द प्रॉब्लम या assess the patient behavior. Identify the patient's behavior is rooted in the frustration or conflict related to their illness. ज्यादातर पेशेंट्स के अंदर अपनी बीमारी से लेकर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बहुत सारा स्ट्रेस होता है, बहुत सारी एंजाइटी होती है। तो सबसे पहला नर्सेस का काम है उनकी प्रॉब्लम्स, उनके कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस, उनके जो भी एजुकेशन लैग है उसको आइडेंटिफाई करना, पेशेंट की बिहेवियर को, क्योंकि पेशेंट का बिहेवियर उनके फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट्स में ही दबा होता है। नेक्स्ट इज प्रमोट सेल्फ केयर। इन दिस एंकरेज डीप ब्रीदिंग, विजुअलाइजेशन एंड रेगुलर मेडिटेशन टू लोअर द कोर्टिसोल लेवल। मतलब नर्सेस ट्रेन कर सकती हैं लोगों को, पेशेंट्स को, कि वो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि इन सब चीजों की वजह से हमारा स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल लेवल डिक्रीज होता है और हम कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में सही तरह से कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को सही तरह से डील कर सकते हैं। नेक्स्ट इज असर्टिवनेस ट्रेनिंग और असर्टिवनेस। इन दिस वी कैन टीच द पेशेंट practice and practice we can also practice by ourselves that how to say no to avoid becoming overwhelmed by excessive demands। मतलब जहां पर हमें नो कहना है वहां हम नो बोल सकें ताकि एक्सेसिव डिमांड्स को रोका जा सके। नेक्स्ट इज एनवायरमेंट। इसका मतलब ऐसा एनवायरमेंट बनाना जो कि काम हो, नॉइस फ्री हो, ताकि एक्सटर्नल स्ट्रेसेस की मात्रा कम हो सके और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट या फ्रस्ट्रेशन ना हो। तो हमने, हमारा क्या रोल था, पेशेंट के बिहेवियर को असेस करना, काम एनवायरनमेंट मेंटेन करना, पेशेंट को और खुद को भी असर्टिवनेस सिखाना, सेइंग नो व्हेन एवर नीडेड, सेल्फ केयर प्रैक्टिस करना जैसे कि meditation, breathing exercises, visualization, which can help to promote mental well-being. Next come adaptive mechanism for nurses. How can nurse adapt themselves to prevent this फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट? हम ऐसे कौन से मैकेनिज्म डेवलप कर सकते हैं जिससे हमारे अंदर ये फ्रस्ट्रेशन या कॉन्फ्लिक्ट ना हो? सबसे पहला, रियलिटी को एक्सेप्ट करके, बीइंग रियलिस्टिक अबाउट व्हाट कैन एक्चुअली बी अचीव्ड टू मिनिमाइज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहला हम अगर रियलिटी को एक्सेप्ट करें कि हमारे से क्या पॉसिबल है, क्या नहीं, हमारी क्या पोटेंशियलिटीज हैं, क्या कैपेबिलिटीज हैं, इससे हम कॉन्फ्लिक्ट और फ्रस्ट्रेशन को अवॉइड या फिर रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एनालाइजिंग द सिचुएशन। मतलब इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग पैसिवली, थिंक ऑफ मल्टीपल ऑल्टरनेटिव एंड एनालाइज द आउटकम। पैसिवली रिएक्ट करने की बजाय अगर हम मल्टीपल सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करें, एनालाइज करें आउटकम्स को, तो हम कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को रोक सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं या फिर ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रायोरिटाइजिंग गोल्स। मतलब गोल्स को प्रायोरिटाइज करना, इवैल्यूएटिंग द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ कॉम्पीटिंग गोल्स। जब दो गोल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तब हम उन दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को इवैल्यूएट करें और एक इन्फॉर्म्ड चॉइस बनाएं। इट कैन लीड्स टू रिड्यूस इन कॉन्फ्लिक्ट और रिड्यूस दी फ्रस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज डाइवर्जिंग इंटरेस्ट। मतलब अपने आप को ओपन माइंडेडली
स्टेइंग ओपन माइंड एंड नॉट नैरोइंग डाउन टू अ सिंगल रिजिड इंटरेस्ट। मतलब हम ओपन माइंडेडली वेरियस सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करें और फाइंड आउट करें, एक रिजिड गोल की तरफ अपने आप को ना रोकें। सो नेक्स्ट वी कम विद summary and conclusion. तो frustration and conflicts are inevitable parts of human experience and professional life. Frustration और conflict दो ऐसे हमारी लाइफ के हिस्से हैं जो हमें रोजमर्रा की चीजों में एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं। Success in nursing require moving from maladaptive response like regression or denial to adaptive strategies like collaboration and problem solving. पिछले यूनिट डिफेंस मैकेनिज्म में हमने वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म सीखे जो हमारी ईगो को बचा के रखते हैं फ्रॉम वेरियस स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। तो अगर हम इन माल अडेप्टिव रिस्पॉन्स को छोड़कर बहुत सारे अडेप्टिव स्ट्रैटेजीज को अपनाएं तो हम फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट को ओवरकम कर सकते हैं। वेरियस माल अडेप्टिव रिस्पॉन्सेज जैसे कि रिग्रेशन या डिनाइल और अडेप्टिव स्ट्रैटेजीज जैसे कि कोलैबोरेशन या प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, इन सब तरीकों से हम फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर सकते हैं। Next is understanding these dynamics allow for holistic patient care and improve professional well-being. इन सब डायनामिक्स को समझकर हम पेशेंट को होलिस्टिक केयर प्रोवाइड कर सकते हैं और अपना भी प्रोफेशनल वेलबींग इंप्रूव कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट what is understanding what we can say, like what we can understand from conflict. Think of internal conflict like a navigating crossroad. अगर हम मतलब कॉन्फ्लिक्ट को हम एक चौराहे की तरह समझ सकते हैं, जैसे कि अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट इज लाइक सीइंग टू डिलीशियस रेस्टोरेंट ऑन ऑपोजिट कॉर्नर, यू वांट बोथ but you can only pick one. And an avoidance conflict is like being stuck between a muddy path and a thorny one. You want neither muddy nor thorny. You must move forward. Next is management of these conflict. Management is the map and compass that help you to choose the best route without getting stuck in that intersection. उस क्रॉस रोड में ना फंसे, वो सारे माध्यम अपनाना, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट्स। सो फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट लाइफ की अनअवॉइडेबल पार्ट है, स्पेशली नर्सिंग प्रोफेशन में। सक्सेसफुल नर्स वही होगी जो माल अडेप्टिव रिएक्शन से अडेप्टिव स्ट्रैटेजीज की तरफ मूव करे, प्रॉब्लम को समझे ना कि सिर्फ रिएक्ट करे। कॉन्फ्लिक्ट एक क्रॉस रोड जैसे होते हैं और साइकोलॉजी में ह्यूमन राइट हम राइट डायरेक्शन चूज करना, हमें साइकोलॉजी में हमें सही डायरेक्शन चूज करना सिखाते हैं इन क्रॉस रोड में, इस कॉन्फ्लिक्टिंग और फ्रस्ट्रेशन वाली सिचुएशंस में। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी और टॉपिक पर डिटेल वीडियोस चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।